कौन है गौरव? कौन है गौरव? आप बुला रहे हैं आपको? कहाँ है सरदार जी? कहाँ आज गया? कहाँ? घर गया? हमेशा ही थोड़े दिन के लिए? बस इतना इतना आपने रुला दिया उसको? किसकी भाभी जी? किसकी भाभी जी? अच्छा, सरदार शादी हो रखी थी उसकी? वैसे होने वाली वाइफ? अच्छा, और आपकी भाभी? तो चंडीगढ़ गया है वो भाभी से मिलने? आपकी भाभी से? अच्छा। और आएगा कब? अब नहीं आएगा? भाभी में ही रख लेगी अपने पास इसको? याद आती थी उसकी? अच्छा। चलो, ये नोटबुक इसकी रखी है फिर? आपकी है? क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? देखो, जब आते हैं स्टार्टिंग में बच्चे, वो जोश होता है, हम ये करेंगे, हम ऐसा शेड्यूल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ दिन में ही ऐसे किसी की याद आने लगती है, किसी को भाभी की, तो किसी को किसी की, कभी किसी की। आप जो वेस्ट इंडीज से हैं, आप मतलब वेस्ट? कहाँ वेस्ट बंगाल से? आपको तो नहीं आ रही किसी की याद? बाल कटवा लिए आपने शायद, लग रहा है मेरे को। कुछ है? नहीं? झड़ गए? इतने दिन में ही झड़ गए? क्या टॉपिक चल रहा था? डाइजेस्टिव खत्म हो गया था? अच्छा, सर्कुलेटरी शुरू कर रखा है। ब्लड में कहाँ तक किया आपने? बस? अभी ये नहीं पढ़ा था आरबीसी डब्ल्यूबीसी? ये तो बहुत ही गलत हुआ, सरदार जी चले गए। एक ही तो प्राणी था जिसको हम कुछ भी कह लेते थे, बाकी तो बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे क्या आप लोग बुरा? ये देखो, ये रोने लग जाते हैं ये वेस्ट। नहीं? अच्छा, चलो अब कोई और देखते हैं। नहीं, जो थोड़ा कार्टून टाइप हो वैसा सा। मतलब आपको नहीं बोल रही मैं, जनरली जो था। सबसे क्लास में अलग था ना वो, कि वो पगड़ी पहने हुए था। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन तो ले ही रहा होगा सरदार क्लास की? नहीं? अच्छा, आवाज सही है। आप ही बताओ, ब्लड के बारे में बात करें, खून यानी कि रक्त। हो गई आपकी बात फोन पे लास्ट में? जो भी आए हैं, कहाँ जा रहे हो आप? आप भी घर जा रहे हो? किसके? अपने? अभी के लिए जा रहे हो? आओगे वापिस से परमानेंट? आओगे? ठीक है, जाओ घूम आओ। दोस्तों से मिलने आए हैं। मन नहीं लग रहा है आप लोग का, इसका मतलब है? मेरी क्लास? क्या आपकी क्लास? नहीं होनी चाहिए थी क्या? स्वशन तंत्र कौन कैंपस में चल रहा है? आशीष राय कह रहे हैं मैम, स्वशन तंत्र कौन कैंपस में चल रहा है? कौन कैंपस में चल रहा है जैसे तो ये कर ही लेंगे। आप ही बताओ, मुद्दे पे आए। हमारा जो ब्लड है, ब्लड आपने पिछली क्लास में लिखा था कि ये विस्कस होता है। विस्कस का मतलब क्या था? गाढ़ा। क्यों होता है गाढ़ा? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सॉलिड चीज घुली हुई होती है। ऐसे बिल्कुल पानी की तरह पतला नहीं होता है। यानी कि इसमें लिक्विड, हमारे ब्लड में दो पार्ट होते हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट, और दूसरा कौन सा होता है? हमारे रक्त में दो भाग होते हैं, एक तरल भाग, कोई आपस में बात ना करे, अब आवाज ना आए, और दूसरा जो भाग होता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड पार्ट। इन दोनों को मिलाकर कंप्लीट ब्लड बनता है, तभी तो वो गाढ़ा बनता है। अगर मान लो खाली लिक्विड होता, तो उसमें गाढ़ापन कहाँ से आएगा? उसमें कुछ ना कुछ चीज तो घुली हुई होगी ना, जिसकी वजह से वो गाढ़ा है। जैसे पानी है, पानी में आपने चीनी घोल दी बहुत सारी, तो तभी तो वो गाढ़ा बन गया। जो चीनी चाशनी टाइप बन जाता है, जो वो एक नॉर्मल पानी लो और एक में आपने चाशनी ली, चीनी घुला हुआ पानी है, तो किसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा? जिसमें चीनी घुली हुई है। इट मीन्स पानी तो है, लेकिन पानी में कुछ ना कुछ सॉलिड चीज भी मिक्स की हुई है। ऐसा ही इसमें होता है, लिक्विड तो होता है, लेकिन लिक्विड के साथ साथ कुछ इसमें सॉलिड चीज भी मिक्स है। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है ये कैसा होता है? विस्कस होता है, यानी कि गाढ़ा सा द्रव होता है। ठीक है?
हाँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि शहद की तरह गाढ़ा है कि वो फ्लो ही नहीं करेगा। वेसल्स में, नसों में चलता तो है ही ना, तो लिक्विड ये इसीलिए क्योंकि लिक्विड वाला पार्ट ज़्यादा होता है। कितना होता है? लिक्विड वाला पार्ट होता है 55 टू 60%, यानी कि 60% तो लिक्विड है और 40% जो बचा हुआ है वो क्या होता है? सॉलिड। 40 से 45%। ये हमने प्रॉपर रेशियो क्यों नहीं लिखी, 60-40 क्यों नहीं लिखा सीधा? हमने एक रेंज लिखी है कि 55 से 60 और ये 40 से 45। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज फिक्स नहीं रहती हैं। किसी दिन तो आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, किसी दिन आप पानी बहुत कम पीते हो, तो उसके हिसाब से इसकी कंपोजिशन क्या है? चेंज होती रहती है। तो इसलिए हमने एक रेंज लिखी है कि इतने से इतने परसेंट लिक्विड होता है और इतना क्या होता है? सॉलिड। अब क्वेश्चन ये लिखो मत साथ साथ जो भी लिख रहे हैं हम। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको आप किस नाम से जानते हैं? देन योर आंसर विल बी प्लाज्मा। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, घिसा पिटा सा, कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, तो आंसर विल बी प्लाज्मा। ऑप्शन में सीरम, प्लाज्मा, ये सब नाम देते हैं, तो आपका आंसर रहेगा प्लाज्मा। बताइए प्लाज्मा क्या है? ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, तरल भाग होता है। और जो ब्लड में सॉलिड पार्ट होता है वो क्या होती है? ब्लड में सेल्स होती हैं, कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं वाला जो भाग है ना, ये ब्लड का सॉलिड वाला भाग है, जो कि 40 से 45% होता है। ठीक है। सेल्स आप सभी जानते हैं हमारे ब्लड में 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मेनली ये सब सेल्स होती हैं। और ये सारी की सारी सेल्स को अगर आप अलग कर दें तो ये सॉलिड वाला पार्ट है ब्लड का। और इसके अलावा जो बचेगा, जो जो लिख रहे हैं साथ साथ, आप लोगों को कसम है उसकी जिसको भी आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। मैंने कहा साथ साथ ना लिखो, मना किया है मैंने, मैंने बोला है साथ साथ लिखने के। जिस जो जो लिख रहे हैं उनको कसम है अपनी अपनी उसकी, जिसको भी वो सबसे ज्यादा चाहते हैं उनके हाथ में पेन नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसे पेन फेंक के मारा है जैसे पता नहीं कितनी चाहत भरी हुई है। किसके लिए है इतनी चाहत? कोई भी हो सकता है। हाँ, मैं नहीं। माँ के लिए किसकी? मतलब अपनी अपनी मम्मियों के लिए कह रहे हो क्या? पापा के लिए नहीं है इतनी चाहत? है। तो अभी तो पेन फेंक के मारा है आपने। मेरी तरफ में देखो, मार्कर अलाउड है, पेन अलाउड नहीं है। तो आप जब तक कसम नहीं तोड़ेंगे तब तक आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। पहले ध्यान से समझोगे, सुनोगे तो चीजें दिमाग में बैठेंगी, तभी उसको नोटबुक में लिखने का फायदा है। साथ साथ लिखे रहोगे, लिखा हुआ तो रद्दी के भाव कहीं से भी मिल जाएगा आपको, है ना। दुनिया भर के नोट्स किस किस कैसे मिलते हैं दुनिया भर के, पर समझ तो कुछ आता नहीं ना उनमें से। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए समझने पे। जब समझ में आ जाए तो फिर आपका सेकंड फोकस होना चाहिए लिखने पे। तो आप ये बताओ, ब्लड में जो सॉलिड वाला पार्ट है वो तो समझ में आ गया क्या होती है? सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब। लेकिन जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसे हम प्लाज्मा कह रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है? देखो लिक्विड है तो सीधी सी बात है, पानी तो होगा ही। वो लोग जो कहते हैं कि भाइयों का खून है पानी नहीं है, तो पानी तो देखो है। और पानी जो जल है, इसकी परसेंटेज भी पूछी गई है आपके पेपर में। जहां भी स्टार या डबल टिक मिल जाए इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन से कई बार आया है। तो 90 से 92% इसकी जो मात्रा पूछी गई है कि प्लाज्मा में जल की कितने प्रतिशत मात्रा होती है, तो 90 से 92% होती है। अब जो बचा हुआ है जो जितना भी, उसमें पानी में क्या घुला होता है? प्रोटीन। हमारे ब्लड में प्रोटीन्स भी होते हैं और प्रोटीन प्लाज्मा का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन पानी में घुल जाते हैं। और ये प्रोटीन की जो मात्रा है, आवाज आ रही है अभी किसी की? 6 से 7% होती है। लेकिन जो बचा हुआ 1 से 2% है उसमें क्या होते हैं? कुछ आयंस होते हैं। आयंस बोले तो खनिज लवण होते हैं। जैसे आपने नाम सुनोगे कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई। तो कैल्शियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं? आयंस होते हैं, जो थोड़ी 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 मात्रा में चाहिए होते हैं बॉडी के अंदर। और इस सारे आयंस को मिलाकर टोटल कितना परसेंट बनता है? 1 to 2%, 1 से 2%। क्या ये लिखा है जो आपको समझ में आया है कि हमारे जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये जो प्लाज्मा है ना, इस प्लाज्मा का कलर होता है कैसा? पेल येलो कलर, हल्का पीला कलर, कच्चा पीला कलर होता है ना जैसा, वैसा कलर होता है सिर्फ इस प्लाज्मा का। अगर सॉलिड वाला पार्ट अलग कर दे, लिक्विड अलग कर दे, हो सकता है ऐसा? जैसे घरों में, जैसे कि दही होती है, दही, दही में वो मशीन लगाते हैं ना जो हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, जो वो घूमती रहती है ऐसे, तो उसमें उसका मक्खन अलग हो जाता है, लस्सी अलग हो जाती है। तो ऐसे ही ब्लड में भी लिक्विड और सॉलिड पार्ट क्या है? अलग अलग हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड
इसमें देखो इस तरह से ब्लड में, ये है रियल वाला जो सैंपल है। बताइए, आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लड है, तो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर ये किसी का ब्लड सैंपल लिया, और फिर इस ट्यूब को एज इट इज एक मशीन होती है जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, उसमें घुमाया काफी देर तक, और जब वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो इस तरह का दिखाई दिया। यानी कि जो सॉलिड वाला पार्ट है वो अलग, जिसमें सेल्स वगैरह हैं। ये रेड क्यों हो गया? क्योंकि सेल्स आरबीसी जो होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, उसी की वजह से तो रेड कलर था पूरे ब्लड का। तो वो वाला पार्ट अलग हो गया, और जो पेल येलो हल्का पीले रंग का जो ये लिक्विड है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी सभी के बाद? तो प्लाज्मा अलग हो गया, ये अलग हो गया आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये है प्लाज्मा, जो येलो कलर का वो लिक्विड था, और ये है वो सेल्स जिसमें आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी होती हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है ब्लड, इसमें हमें इन तीनों सेल्स के बारे में ही डिटेल में बातें करनी है, इनसे ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। इधर अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो इसमें देखो वाटर के बारे में तो हम क्या ही पढ़ेंगे, पानी तो पानी ही है, बस परसेंटेज पूछ सकता था, वो हमने यहाँ लिख ही ली है। और आयंस की अगर हम बात करें तो इसका एक अलग से चैप्टर है, जब हम विटामिन पढ़ेंगे ना, तो विटामिन के साथ ही मिनरल्स पढ़ेंगे, खनिज लवण, तो वहां पर इसको हम वहां डिटेल में देख लेंगे। तो यहाँ पर जो पढ़ने लायक बात बची वो क्या बची है? सिर्फ प्रोटीन। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ने हैं कि ब्लड में या प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन होते हैं, प्लस आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो हमारा ब्लड टॉपिक कंप्लीट होगा। समझ में आया मैंने क्या पढ़ना है? सबको क्लियर हो गया? इसको करिए, फिर हम आगे लिखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ये बैच तो फिर भी थोड़ा सा कुछ कुछ लोयल है, कुछ लोगों ने तो उठा लिए हैं पेन, लिखने शुरू कर दिए हैं कसम तोड़े बिना ही। कोई बात नहीं, लिख लो, आप लोग बिलीव नहीं करते। चलो, वो तो बिलीव करते हो कसमों कुसमों में आप, हैं? कुछ होता है? कुछ नहीं होता इन कसमों से। देखो, आप लोगों के बैच में फिर भी आप लोगों ने बोला, बॉयज के जो बैच होते हैं ना अधिकतर, उसमें कोई नहीं बोलता कसम तोड़ो, उठाकर पेन लिखने लग जाते हैं, जैसे सबने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन गर्ल्स के बैच में जब मैंने कसम दी तो उन्होंने पेन नहीं उठाया। जब तक कसम नहीं तोड़ोगे हम लिखेंगे नहीं। तो आप वैसे ही कहते हैं कि गर्ल्स जो है वो लॉयल नहीं होती हैं, वो बहुत लॉयल होती हैं। डिपेंड करता है सामने वाला कौन है उस पर भी। नौटंकी करती हैं? फिर आप क्यों झेलते हैं नौटंकी? हैं? लिख भी लीजिए, बातें करें साथ साथ लिखें भी, बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको लिखने का। ओनली 20 सेकेंड्स हैं, फटाफट से लिखिए। शॉर्ट वीडियो में देखा था यूट्यूब पे। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? पेल येलो। खाली प्लाज्मा का लिख लिया? लेफ्ट हैंड से लिखते हैं आप? और कौन लिखता है घर में? और बस आप ही लिखते हैं? किस पे गए हैं फिर? किसी पे नहीं? किसी पे नहीं गए आप? हैं? आप अकेला काफी। कोई कंपल्सरी थोड़ी है कि कोई अगर लेफ्ट हैंड से घर में कोई जरूरी हो लिखता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो आप ऐसे डाउट ना करें। हैं? वो बात अलग है, देखो फ्लो फ्लो में निकल जाती हैं बातें। जैसे अब एक बैच था, आप तो कुछ भी नहीं है, आपसे ट्रिपल के आसपास बच्चे थे, पूरा हॉल था काफी, जहाँ मैं पढ़ा रही थी पहले। तो वहां पे ऐसे ही एक तीसरे डेस्क पे ना एक लड़का बैठता था, जैसे इधर सरदार बैठता था ना, अलग से पहचान होगी थी उसकी, ऐसे ही एक लड़का बैठता था तीसरे डेस्क पे। ऐसे छोटा सा, मेरे हिसाब से 11th 12th ही करी होगी उसने अभी, या 12th चल रही होगी, पता नहीं। तो वो उसकी थोड़ी अलग से पहचान इसलिए होगी क्योंकि वो आंखों में ना काजल डाल के आता था।
वो लड़का था और आंखों में काजल डालता था, तो इसलिए थोड़ा सा अलग लगता था वो, तो इसलिए उसकी पहचान होगी। तो जब मेरी हैबिट बन गई, जब भी मैं क्लास में आती थी, एक दो पॉइंट उस पे कुछ ना कुछ बोल दिया, सब खुश हो गए, तो अपना माहौल सही हो गया अपना, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। ये एक हैबिट हो गई थी मेरी ऐसे। एक दिन मैं क्लास में आई, मैंने देखा वो वही सीट फिक्स थी उसकी, वो वहां बैठा ही नहीं था। तो मुझे लगा क्या पता आज भाई ना आया हो, छुट्टी हो गई आज, वो नहीं आया होगा। तो मैंने क्या किया, इग्नोर किया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे पढ़ाते पढ़ाते 10 मिनट हो गए ना मेरे को, तो 10 मिनट बाद मेरी नजर पड़ी दूसरी साइड, वहां बैठा हुआ था वो। तो मैंने उससे पूछा, आप तो हमेशा वहां बैठते थे, आंखों में काजल डालते थे, आज तो आपने आंखों में काजल भी नहीं डाला है और आपकी सीट भी आपने चेंज कर लिया है, तो ऐसे कैसे? तो वो बोला कि नहीं जी मैं नहीं हूँ, वो तो दूसरा ही था, वो जो आया था ना वो आज छुट्टी पे आया है। मैंने कहा फिर आपकी और उसकी शक्ल तो बहुत मिलती है, दोनों सेम सेम भाई भाई हो क्या? बोले कि नहीं। मैं कहा चाचा था हो? कहता नहीं। मैंने कहा फिर? कहता ना जी हमारे घर लवे लवे है, हमारे घर नजदीक नजदीक है, ऐसे। बताओ। तो बेचारा बोल तो गया, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि मैंने क्या बोल दिया है, तो वैसे ये है। तो उसने बस, मैंने ये पूछा चाचा था वो, कई बार होता है ना जुड़वा भाई हो बिछड़ गए हो, कहता ना जी हमारे घर नजदीक नजदीक हैं बस। तो ऐसे ऐसे भी प्राणी हैं। हैं? बस आप मतलब ना ही समझे तो ज्यादा बेहतर है। लिखे नेक्स्ट। प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब देखो इनके नाम देखते हैं, पहले मैं नाम लिख देती हूँ, उसके बाद एक एक करके इनके काम जान लेंगे। हमारे प्लाज्मा में डिफरेंट डिफरेंट क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लाज्मा का कितना परसेंट हिस्सा बनाते हैं? 6 to 7%। अब ये वाटर और आयंस के बारे में तो हमने पढ़ना नहीं, सिर्फ प्रोटीन्स पढ़ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम उन सेल्स पे आएंगे। तो प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, नाम लिखेंगे पहले, तो घबरा तो नहीं जाएंगे नाम देखकर। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, हिंदी में नाम सेम ही रहेंगे इन प्रोटीन्स के नाम। आपका हिंदी इंग्लिश में राहुल है तो हिंदी में भी राहुल ही लिखते हो आप, तो नाम सेम ही रहता है। इसके अलावा फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, और बताइए। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड हिपेरिन। कोई बात नहीं, बाद में बना लेना पोज, पहले पढ़ लो। हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, टाइम नहीं दिया जाएगा बाद में लिखने का, साथ साथ लिखें सभी ये नाम तो इसके। हाँ ये नाम तो साथ साथ लिख लो, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आपको यहीं पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपके लिखेंगे ग्लोबुलिन नामक एक प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन। एंड लास्ट एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। तो ये 4 से 5 प्रोटीन हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट, वैसे तो और भी होते हैं, बट ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं जो ब्लड में कहाँ पर होते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, हिपेरिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। नाम ही वैसे तो बहुत हैं, बट फिर भी हम इनकी एक एक लाइन में इनके काम भी जान लेते हैं कि ब्लड में क्या काम करते हैं। वैसे तो नाम से ही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, 4 ऑप्शन दे देंगे, एक कोई अलग ऑप्शन डाल देंगे, ये कौन सा है? फिब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, हाँ जी। फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों एक ही काम करते हैं। बताइए, लिख लिए हो तो मैं काम बताऊं इनके? लिख लिया सभी ने? टी शर्ट आपकी आई नहीं अभी तक आपके साइज की? आ गई? फिर डालते क्यों नहीं? धो दी थी? अच्छा, कल तक सूख जाएगी? सूख जाएगी, सुबह कल डाल के आएंगे आप? आपकी इसी बैच में आप? हाँ। क्या हो गई? गलती हो गई, डाल के नहीं आई, ये गलती हो गई? पहली बार आए क्लास? पहले बैठे थे पिछली क्लासेस में थे? समझ में आता है आपको अच्छे से? कहाँ से हो? इलाहाबाद से? हैं? प्रयागराज? बस दूर से तो एक ही है वेस्ट इंडीज से, बाकी तो कोई नहीं है।
और कौन है? रशिया से? ये तो मुझे आगे से हटो ना, चेहरा देखने दो, ये तो कहाँ से लगते हैं? ये तो बॉर्डर नहीं है जो चाइना और इसका? अच्छा, बेचारा ऐसा छोटा सा है, मासूम सा, ऐसे क्यों उसको परेशान करे? वो भी भाग जाएगा सरदार की तरह, जैसे वो भागे हैं। उसका भी मन नहीं लग। पढ़े आगे, सुनिए अब। लिख लिया होगा सभी ने। अब एक एक लाइन में ध्यान से इनके काम सुनते हैं। जो पहले दो प्रोटीन हैं, प्रोथ्रोम्बिन और कौन से हैं? फिब्रिनोजन। इन दोनों, ये दोनों प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं? हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। इनको ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स भी कहा जाता है। आप सभी एक बात जानते हैं कि जब हमें कभी कहीं कोई चोट लगती है, कोई कट लगता है, मान लीजिए आप कोई चाकू से कोई चीज काट रहे हैं और अचानक से वो चाकू हमारी स्किन पे लग गया, तो हल्का सा कट लग गया वहां पे, जैसे ही कट लगा वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। तो आपको बताइए कि हल्का सा ही कट लगा है, छोटा सा ही ऐसे कोई भी, तो आपको बताइए ऑटोमेटिक 2-3 मिनट में रुक जाएगा ब्लड। ऐसा तो नहीं कि भागे भागे डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमें पता नहीं खून निकल रहा है, ऐसा कुछ। तो आपको पता है वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर एक छोटे से ना घाव सा जो बना है, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर यानी कि पपड़ी सी जम जाएगी, और उसके बाद ब्लड जो है वो बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी कि उस रक्त जो भी घाव सा था उसके ऊपर एक थक्का सा बन जाएगा, एक क्लोट बन जाएगा, एक लेयर से, ऐसा होता है ना, एक जाल सा बन जाता है ऐसे करके ना, एक ऐसा जाल सा बन जाता है इसके ऊपर, और इस जाल के अंदर सारी चीजें फंस जाती हैं और ये ब्लड बाहर बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और इस रक्त का थक्का बनाने के लिए सिर्फ ये प्रोटीन ही सफिशिएंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन के। विटामिन के का भी काम यही होता है, रक्त का थक्का बनाना। जैसे कि प्लेटलेट्स, अभी आगे पढ़ोगे, प्लेटलेट्स होती है ना जो, जैसे ये बहुत सारे केसेस में आया था कि जब किसी को डेंगू हो गया फॉर एग्जांपल, और डेंगू के टाइम पे आप सभी जानते हैं प्लेटलेट्स घट जाती हैं, और प्लेटें इतनी ज्यादा घट गई कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे किसी को डेंगू है और उस टाइम पे उसको कहीं कोई चोट लगी, तो उसका ब्लड बहता ही जा रहा था, बहता ही जा रहा था, बहता ही जा रहा था। डॉक्टर्स भी उसे रोक नहीं पाएंगे जब तक बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी खुद से उस ब्लड को रोकने में। तो हमारे ब्लड को रोकने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक विटामिन के है, जिसमें से ये प्रोटीन्स हैं, दोनों प्रोटीन्स लास्ट सबसे सेंटर में। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? लीवर। लीवर जिसका सही सलामत है, सही से काम कर रहा है, उसी का रक्त का थक्का बनेगा। लीवर खराब है तो उसका भी घाव जल्दी से भरते नहीं है, ब्लड ज्यादा देर तक बहता रहता है। एक महारानी विक्टोरिया थी, उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि उसका ब्लड बह रहा था, रुक नहीं रहा था, और उसको हीमोफीलिया रोग हो गया था। तो इसलिए उस बीमारी को शाही बीमारी कहते हैं, क्योंकि शाही खानदान से शुरुआत हुई थी। ये सारी बातें हम विटामिन में पढ़ेंगे वहां पर। तो कहने का मतलब है, ब्लड क्लोटिंग के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी है ना, तो भी ब्लड क्लोट नहीं होगा। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ बात चल रही है किसकी? प्रोटीन की। तो वो प्रोटीन कौन से हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं? तो आंसर इज प्रोथ्रोम्बिन एंड कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रिनोजन। तो इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। क्या आपको ये क्लियर हो गया सभी को? सेकंड जो ये प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड हिपेरिन, ये इसके ठीक अपोजिट है। ये इन पांचों प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जो मतलब जहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, हिपेरिन प्रोटीन। ये कैसा प्रोटीन है? इसको हम कहते हैं एंटी कोएगुलेंट। इसका अपोजिट, ठीक अपोजिट, एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन। समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी एक बार। थक्का रोधी, थक्का रोधी का मतलब क्या है? ये थक्का बनने से रोकता है। वो तो थक्का बनाने में मदद करते हैं ना, क्लोट बनाने में, ब्लड को रोकने में मदद करते हैं। ये थक्का रोधी प्रोटीन है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये ब्लड को क्लोट बनाने से यानी कि जमने से रोकता है। होता है ना ऐसे कई बार दिमाग में कहीं पर भी ऐसे गांठ सी पाई जाती है, खून की गांठ सी होती है, तो उस तरह की कोई गांठ कहीं पर बॉडी में ना बने, ये चीज देखने का जिम्मा किसका है? हिपेरिन का। क्या कभी ऐसा होता है कि आप कहीं पहाड़ी इलाकों में गए हो, कहीं ऐसी बर्फीली जगह पे गए हो, और वहां जा गए और आपके अंदर का जो खून है वो सारा जम गया हो, है ना, एकदम से बर्फ की तरह जम गया है, अंदर से खून जो है वो फ्लो ही नहीं कर रहा है? कभी ऐसा होता है कि नहीं होता? आप नॉर्मली ब्लड डोनेट करते हैं ना जो, वो ब्लड भी आप कहीं पर ऐसे रख देंगे तो उसमें भी ऐसा कभी जमेगा नहीं वो ब्लड। और वो ब्लड नहीं जमता है यानी उसमें थक्का नहीं बनता है, किसकी वजह से? हिपेरिन की वजह से। ये हिपेरिन ही है जो उस खून को, उस ब्लड को जमने से रोकता है। इसलिए इसको थक्का रोधी या एंटी कोएगुलेंट कहा गया। ये क्या करते हैं? ये शरीर के बाहर रोकते हैं ब्लड को बाहर बहने से।
ये शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको जमने से रोकता है। अदरवाइज ये ना हो तो खून में ऐसे गांठें सी बन जाए, जैसे दूध में आप कोई भी चीज नींबू डालते हैं तो पनीर होता है ना, बन जाता है, फट जाता है, अलग से जगह जगह गांठें सी बन जाते हैं, पनीर के वो बन जाते हैं, वैसा सा ही खून हो जाता है हमारा अगर ये ना होता तो। ठीक है, इसके बाद ये दो रहे, इनका एक एक करके इनका भी देख लेते हैं, फिर ये आपका प्रोटीन्स कंप्लीट हो जाएगा। लिख लेना इतनी बातें तो एक बार पहले ही बता दूं, ये दोनों भी साथ में। इन दोनों का काम है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, इसका काम है रक्त का थक्का बनने से रोकना शरीर के अंदर। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, मतलब हमारे ब्लड में क्या बनाते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। सुना है ऐसा नाम आपने, एंटीबॉडीज को हिंदी में एंटीबॉडी के अलावा और किस नाम से जानते हैं आप इसे, प्रतिरक्षी या प्रतिरोधी भी कहते हैं। हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी क्यों बनती है, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी बाहरी जो भी चीजें आ रही हैं उनसे फाइट करने के लिए, है ना। जैसे कि कोरोना का टाइम था, कोरोना वायरस के खिलाफ भी क्या बन रही थी, एंटीबॉडीज। याद है आपको जब कोविड का दौर चल रहा था, उस टाइम पे जो कुछ ऐसे लोग थे जो जिनको कोरोना हुआ और वो रिकवर हो गए, ठीक हो गए थे 14 दिन के बाद ही, जैसे भी तो वो ठीक हो गए क्योंकि उनकी बॉडी, ये तीनों इधर, क्योंकि उनकी बॉडी ने क्या बनानी शुरू कर दी थी, एंटीबॉडी। तो अब क्या हुआ, एंटीबॉडी बनी और वो उनकी बॉडी में कोरोना वायरस मर गया, और उसके मरने के बाद वो रिकवर हो गया, कोरोना वायरस के मरने के बाद तो वो तो ठीक हो गया आ गया। ऐसे लोगों, व्हाट्सएप पे दुनिया भर के लोगों ने स्टेटस लगाया हुआ था हर जगह पर कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिनको एक बार कोरोना हुआ और वो रिकवर हो गए हैं, ऐसा थोड़ी कि सभी मर गए, कुछ तो ठीक भी होंगे, उन जो ठीक हो गए हैं उनका प्लाज्मा, अपना अपना प्लाज्मा डोनेट करें वो, ऐसा उनको कहा गया था। प्लाज्मा क्यों डोनेट करें, क्योंकि उनके प्लाज्मा में क्या थे, प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स में से एक ये प्रोटीन था जो एंटीबॉडी बना रहा था, और उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडी भी बनी हुई थी जो कोरोना के अगेंस्ट लड़ती, कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ती, वो बॉडी पहले से, एंटीबॉडी पहले से बनी हुई थी उसकी बॉडी में। तो अगर वही वाला प्लाज्मा जिसमें कोरोना के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी, वो प्लाज्मा किसी पेशेंट को चढ़ाते जिसको कोविड से जो कर रहा है, तो ये एंटीबॉडी उसकी बॉडी में क्या करती है, उसको उसको क्या करती है ना, उस वायरस को मारती, और वायरस को मारती और वो भी बच जाता, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं बना पा रही तो किसी और की बॉडी में बने हुए वहां से दूसरे के शरीर में चढ़ाया जा रहा था, क्योंकि वो तो स्वस्थ हो गया मनुष्य, उसकी बॉडी में तो फिर बन जाएंगे एंटीबॉडी। समझ में आ रही है आपको बातें, तो एंटीबॉडीज नेचुरली बन रही थी। किसको नहीं समझ में आ रही बताओ, अगर किसी को भी नहीं आए तो बताओ, मैं रिपीट कर देती हूँ। ये कोरोना के जो वैक्सीन, अभी तक आज की डेट में भी अगर आप पूछो कोरोना का इलाज है, नहीं, कोई इलाज नहीं आज की डेट में, सिर्फ तुक्के ही लगाए गए थे उस टाइम पे। क्या दे रहे थे, पैरासीटामोल और डोलो, यही मेडिसिन चल रही थी उस टाइम पे भी। कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है जो कोविड वायरस के अगेंस्ट, आज से उस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पता चल पा रही है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी कैसे बनेगी। हम जब भी कभी बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी तो बनती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो कोरोना के खिलाफ आज तक एड्स का इलाज नहीं है, कोरोना का इलाज नहीं है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, लेकिन उनका इलाज आज तक भी साइंस के पास नहीं है। सिर्फ वो एक तुक्के लगाए जाते हैं, जैसे पहले से ही वैक्सीन लगा दी जाती हैं। आप देखा था कोविड में वैक्सीन लगी थी, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, ये तो वो वैक्सीन में क्या था, वो वैक्सीन में कोई दवाई नहीं थी, इन वैक्सीन में वही कोरोना वायरस जैसा ही हल्के लेवल का वायरस डाला गया था, उसमें वही वायरस ही था। तभी तो आपने देखा बहुत सारे लोग वो वैक्सीन लगवाकर बीमार हो रहे थे, और बीमार होने के बाद ऐसा था कि वो ठीक ही नहीं हुए कभी भी, ऐसे ऐसे भी लोग थे उसमें, है ना। तो जो वैक्सीन लगवाई तो उसमें कोई दवाई नहीं थी, उसमें क्या था, वायरस ही था, कोरोना के जैसा हल्के लेवल का वायरस था, ताकि बॉडी को पहले से पहचान हो जाए कि इस तरह का वायरस कभी भी आएगा तो बॉडी उसके खिलाफ पहले से प्रिपेयर हो जाए, ऐसी कोशिश की गई थी। और उस कोशिश में जिसको कोरोना वायरस नहीं भी आया, वो उन्होंने जानबूझकर डाल दिया वैक्सीन के जरिए, तो वो बेचारा रिकवर, जिसका इम्यून सिस्टम वीक था वो उस हल्के वायरस को भी नहीं झेल पाया, है ना। और फीवर हुआ, और फीवर होने के बाद कुछ लोग तो बच गए, कुछ कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन लगाई उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, फीवर भी नहीं हुआ। कुछ ऐसे थे जिनको फीवर हुआ वो ठीक हो गए, रिकवर हो गए, 1-2 दिन मेडिसिन ली, ठीक हो गए। और कुछ ऐसे भी थे जो बीमार हुए और वो बीमार ही बीमार में चले ही गए, चल बसे, वो ठीक ही नहीं हुए कभी, है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, या फिर आप इसे कह सकते हैं इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक था कि वो नहीं सरवाइव कर पाए। चलो कुछ ज्यादा ही डिटेल में बातें करें, मेरे हिसाब से ऊपर से जा रही हैं, या समझ में आ रही हैं आप लोगों को। चलो पता नहीं कितना समझ आ रहा है, पता चलेगा। एक लास्ट और एल्ब्यूमिन,
देखो एंटीबॉडी हमारी रक्षा के लिए बनती है, हमारे शरीर में वायरस से बैक्टीरिया से बचाती हैं। इन एंटीबॉडीज को हम और क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज वेपन ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का हथियार इसको कहा जाता है। हमारी बॉडी में हमारे शरीर का हथियार किसको कहा जाता है, एंटीबॉडीज को कहा जाता है, शरीर का हथियार। वेपन्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही इधर कहाँ बैठे हैं आप, सब्जी मंडी में बैठे हैं क्या? वेपन्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ही तो आसानी से वो बच पाएगा ना। जितने ही वेपन्स आप देखते हैं, कभी भी किसी को मारो चाकू की धार को, नोक को तेज करते हैं, ताकि जितने स्ट्रांग वेपन होंगे उतना ही इजीली उसको मार देंगे, और उतना इजीली मार देंगे तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए वेपन्स जो है हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज, और इन एंटीबॉडीज को हमें स्ट्रांग करना चाहिए। कैसे स्ट्रांग करना चाहिए, कैसे स्ट्रांग करना चाहिए, हेल्दी खाना खा के, है ना। न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर होगा तो प्रॉपर सारी चीजें बढ़िया रहेंगी। एल्ब्यूमिन का काम है हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू को मेंटेन करना। आपके ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो ये जो पीएच वैल्यू है ये बहुत ज्यादा, मतलब 7 से नीचे ना चली जाए या 7.4 से ऊपर ना चली जाए। इस वैल्यू को मेंटेन करके रखना, इस वैल्यू को एक तरह से प्रिजर्व करके रखना, ये काम किसका है, नियंत्रित करके रखना, ये काम किसका है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम। क्योंकि ब्लड की पीएच वैल्यू मेंटेन रहेगी 7.4 जो पीएच वैल्यू है, तो तभी ब्लड जो है वो नॉर्मल रहेगा। अगर बहुत ज्यादा कम होगी तो एसिड बढ़ जाएगा, और बहुत ज्यादा ज्यादा होगी तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको लिखिए एक बार, और फिर हम सेल्स की बात करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कुछ पॉइंट ना समझ में आए कहीं से भी तो आप पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। काम बहुत ज़्यादा करना है आपको, टाइम आपके पास कम होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों को फालतू बातों करने का टाइम हमारे पास है नहीं। ऐसा आप सोचेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। सबको क्लियर है ये? एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी ब्लड में ही बनती है, वाइट ब्लड सेल्स बनाती है। डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे आप अभी, आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती है। 5 प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज। ग्लोबुलिन भी बनाती हैं डब्ल्यूबीसी, वही तो पूछा उन्होंने भी, डब्ल्यूबीसी भी बनाती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज और भी बनती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा भी बनती है। यस, बॉडी के अंदर, मतलब जब तक ब्लड में है हिपैरिन प्रोटीन तो ब्लड नहीं जमेगा। तो ब्लड में तो हिपैरिन तो तब भी है, ब्लड के अंदर ही है ना हिपैरिन प्रोटीन, तो बाहर निकाल दोगे तब भी ऐसे ही होगा। तो हिपैरिन की कमी होगी ना, ह्यूमंस के ब्लड में तो हिपैरिन होता है, किसी में हिपैरिन होता है किसी में नहीं होता। जिसमें हिपैरिन होगा उसका तो नहीं जमेगा ब्लड, जिसमें नहीं होगा उसका ब्लड जम सकता है। नहीं, किसी किसी का तो ब्लड ब्लड वाइट ब्लड किसका होता है, तिलचट्टा, क्या बोलते हैं आप उसे, कॉकरोच। लिख लिया सभी ने? तो अब ब्लड क्लॉट होता है वो, हम्म, किसमें, दोनों। देखो लास्ट में पहले प्रोथ्रोम्बिन, इसकी रिएक्शन चलते हैं 5-6 रिएक्शन। पहले प्रोथ्रोम्बिन अपनी रिएक्शन कर लेगा, सबसे लास्ट में फिब्रिनोजन फिर से यूज होएगा, और लास्ट में जो जाल बनेगा ना, इस जाल का नाम भी फिब्रिन जाल होता है। इसकी मैं वीडियो से समझा देती हूँ आपको। ब्लड हार्ट अटैक में, हाँ, हार्ट अटैक में जब सीपीआर करते हैं, चेस्ट प्रेस करते हैं ताकि वो ब्लड का सर्कुलेशन दोबारा से बन जाए और हार्ट पंपिंग करना स्टार्ट कर दे। वो तो हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, जब पंप करना बंद कर दिया अब तो बॉडी में कुछ मर्जी होता रहे, ब्लड क्लॉट हो या कुछ मर्जी हो। जब तक हार्ट पंप कर रहा है ना, तो एक पंपिंग मशीन है हार्ट, तो एक प्रेशर लगा रही है उससे कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तब तक ऐसा नहीं होगा। हिपेरिन, हिपेरिन लिखे, डिपेंड करता है कौन कौन सी एंटीबॉडीज, बहुत सारे टाइप की होती हैं। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ब्लड, आपके ब्लड ग्रुप के टाइप की भी होती है अलग अलग, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, उसमें बनती हैं, और अलग अलग इसके खिलाफ बनती हैं।
वैसे तो ये काफी लॉन्ग टाइम तक रहती हैं, तभी तो छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं पहले से ही। पोलियो की ड्रॉप्स पिला देते हैं, डीपीटी का टीका, बीसीजी का टीका, एमएमआर का टीका, बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं बच्चों को हर 2 महीने 6 महीने में, जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन होता है। 1 1.5 साल से पहले, पहले 1.5 साल का जब बच्चा होता है उससे पहले उसको बहुत सारे वैक्सीन लग जाते हैं। तो वैक्सीन पहले से ही लगाए जाते हैं रोगों से बचाने के लिए। जैसे डीपीटी का टीका, उसमें टेटनस से पहले से ही टेटनस के खिलाफ लग चुका है उसके अंदर वैक्सीन, ताकि इन केस में आगे बढ़ा होकर कभी उसको ऐसे टेटनस का कोई वायरस या बैक्टीरिया आए भी तो भी वो उससे अफेक्ट ना हो, उसकी बॉडी को पहले से पता हो वैक्सीन लगा दी गई है और उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये डिपेंड करता है डिजीज का किस किस के खिलाफ बनी है। बीसीजी का टीका लगता है टीबी के लिए, बच्चों को पहले ही टीबी की वैक्सीन लगा दी जाती है। ऐसे ही कोविड की वैक्सीन भी बच्चों को लगा दी गई थी, छोटे बच्चों को पहले से ही, इसीलिए ताकि वो पहले से ही क्या है उसकी बॉडी अलर्ट हो जाए कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैम हार्ट में छेद कौन से कारण से होता है? ये तो स्टार्टिंग से होता है ना, बाय बर्थ उसको, उसकी हार्ट की जो स्ट्रक्चर जब बनी है तो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई, जिसकी वजह से दिल में छेद हो जाता है। और वो डिपेंड करता है, सेंटर में होता है, जैसे एक तरफ लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट की, एक राइट साइड है, तो सेंटर में एक वॉल होती है, एक दीवार होती है, उस सेप्टम वॉल कहते हैं, उसमें होता है वो होल। और डिपेंड करता है किसका। डाइजेस्टिव सिस्टम का एमसीक्यू अपलोड करवाओ। अभी क्लास में मिला है कोई आपको? क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के दे दिए क्वेश्चन आंसर्स भी? हाँ वहां पे मैंने बोला था, शायद मिल गए थे आप। क्वेश्चंस किए थे आपने, वो टेस्ट में आए कुछ क्वेश्चंस उसमें से आए थे? एक ही तो चैप्टर हो आपका अभी तक, आपका ही सेकंड चैप्टर है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम ही हुआ है, और उसकी शीट मैंने दी थी। नहीं दी थी तो वहां से ले लेना, वहां पे मैंने उनको बोला था। बाहर से भी थे? डिजीज से? बस चैप्टर, अगर इसी चैप्टर में से तो नहीं थे ना, मतलब चैप्टर अलग था ना, डिजीज में से कह रहे हो आप जो? कौन से चैप्टर में से थे क्वेश्चन, डिजीज वाले में से? क्या क्वेश्चन था, याद है? क्वेश्चन याद नहीं? टेस्ट की शीट अपलोड करवा दो। ठीक है अभी बोल देते हैं। हाँ किसका? सीकम का हिंदी, हाँ। अरे वो अलग अलग होते, शुद्रांत ऐसे ऐसे करके अलग नाम होंगे। हाँ मिक्स ही तो है, उसमें मिक्स नहीं थी, एक ही लैंग्वेज में थी। अच्छा अलग अलग लैंग्वेज में थी, ठीक है ठीक है। नहीं वैसे मैंने मिक्स ही दी थी शायद, पता नहीं अलग अलग आई होंगी। ठीक है चलो अपलोड कर देंगे, अपलोड है भाई टेस्ट की शीट, देख लेना अपलोड है तो, नहीं है तो करवा देंगे। आगे बढ़ो, क्या था बताओ अब अगला? सेल्स थी ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों में डिफरेंस ही डाल लेते हैं हम। एक तरफ लिखेंगे आरबीसी, एक कॉलम पहले तो छोड़ देंगे, एक लाइन इस साइड हम हेडिंग डालेंगे, और फिर हम आरबीसी, 4 कॉलम बनेंगे हमारे। कॉपी को टिल्ट कर लो टेढ़ा करके ऐसे, और फिर कर लो, हाँ। 4 कॉलम, एक तरफ आरबीसी, इधर डब्ल्यूबीसी, और एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे। ठीक है अब इन तीनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले तो हम इनके नेम यानी कि फुल फॉर्म देखते हैं, इनके नाम जो जो है। आरबीसी का प्रॉपर नाम क्या है? हाँ जी, अगर ऑप्शन में रेड ब्लड सेल्स ना हो तो? लाल रक्त कणिकाएं। ये रेलवे के एग्जाम होता है एनटीपीसी का, उसमें उसमें ये सबसे पहले क्वेश्चन आया था 2020 वाले में। पेपर तो वैसे 2019 का था, 2020 में कंडक्ट कराया गया था लॉकडाउन के आसपास, जैसे 10 महीने चला था वो पेपर। उस टाइम पे इसकी वैकेंसी कितनी पोस्ट निकली थी, इसके फॉर्म कितने भरे गए थे? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 20 लाख, इस तरह की कुछ फिगर आती है। तो आप सोचो 1.5 करोड़ बच्चे आसपास लगभग फॉर्म भर रहे हैं, तो इसका मतलब इतने लोग हैं ना बेरोजगार जिनको जॉब चाहिए है। चलो 5 7 10 लाख लोगों ने ऐसे ही भर दिया होगा, वैसे इतने सारे लोग तो ऐसे क्यों भरेंगे, बट फिर भी हम मान लेते हैं। तब भी आप सोचो 1 करोड़ बच्चा है ना, जो जिसको जॉब चाहिए है, जो फॉर्म भर रहा है कायदे के हिसाब से देखे तो जब 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए और वैकेंसी कितनी निकली थी, सिर्फ 30 से 35 हजार वैकेंसी थी उस टाइम पे। तो 30 35 हजार वैकेंसी और 1.5 करोड़ बच्चा, सोचो कंपटीशन कैसे लेवल का होता होगा उस टाइम।
और पहले तो यही सोच लो आपकी, जब आपको ये तरीका पता चल गया ना कि आपको पढ़ना कैसे है, अगर आप सच में शिद्दत से तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत आसान लगेगी चीजें, क्योंकि आपको एक मेन जड़ पता चल गई कि कैसे करना है। आप एक बताओ, 1.5 करोड़ बच्चों ने पेपर देना है। अब जो रेलवे वाले हैं उनको तो 1.5 करोड़ बच्चों के हिसाब से सीटिंग करनी पड़ेगी ना, चाहे उसमें से 10 लाख बच्चे पेपर ना देने जाए या जो भी है, सीटिंग तो सभी बच्चों की होती है, कोई एबसेंट है प्रेजेंट है उनसे मतलब नहीं है। तो अब जब 1.5 करोड़ बच्चों ने पेपर देना है, तो क्या इंडिया में पॉसिबल है कि एक दिन में एक पेपर, एक ही दिन में साढ़े 1.5 करोड़ बच्चों करवा पाए? आपको बता दें ये पेपर लगभग 9 से 10 महीने पेपर चला ये कम से कम। हाँ, बीच में वो भी तो आ गया था ना, लॉकडाउन वगैरह था, तो ऐसे करते करते लगभग 10 महीने का प्रोसेस लगा था इसके। हाँ, सेकंड पेपर कौन सा? फर्स्ट 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 वाला। तो आप एक बात तो, एक एक दिन में कितनी शिफ्ट होती हैं? अभी 4 होने लगी हैं, लेकिन उस टाइम पे 3 ही शिफ्ट होती थी पहले, तो अभी पिछले साल से होने लगी हैं 4। तो 3 शिफ्ट होती हैं एक दिन में। एक महीने में कितने शिफ्ट में पेपर लेना है उनको, मतलब 90 शिफ्ट हो गई, है ना, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट है, तो एक महीना पेपर चलेगा तो 90, और ऐसे अगर 10 महीने पेपर चले तो कितनी शिफ्ट हो जाएंगी? 9। एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं? एक क्वेश्चन में, एक शिफ्ट में जनरली कितने क्वेश्चन होते हैं? 100। तो 900 शिफ्ट में देख लो कितने क्वेश्चन हुए। 90,000, 90, लगभग 1 लाख के आसपास क्वेश्चन, चलो कम हो गई होंगी, तो लगभग आप सोचो 50,000 क्वेश्चन भी अगर उनको तैयार करने पड़े, तो सिर्फ मैंने एक छोटे से एग्जाम की बात करी है। ऐसे से कितने सारे एग्जाम होते हैं, MTS, CHSL, CPO, CGL, सबको मिलाकर 1-2 लाख क्वेश्चन तैयार करने हो फॉर एग्जाम्पल, तो इतने सारे क्वेश्चन वो कहाँ से लाएंगे? 1-2 लाख क्वेश्चन, 2 लाख, और वो नए क्वेश्चन वो भी। कौन, पहली बात तो कौन इतना ईमानदार कर्मचारी या सरकारी ऑफिसर है बैठकर जो किताबों को खोलकर और नए नए क्वेश्चन बनाएगा, ऑप्शन बनाकर तैयार करके आपको देगा? और अगर बाई चांस प्रेशर डालवा कर या कैसे भी करके उनसे तैयार भी करा दिए, तो मैक्सिमम 500-700 हजार क्वेश्चन बना सकता है। तो ऐसे 1 लाख नए क्वेश्चन लाएगा कहाँ से? वो सारे प्रीवियस ईयर उठाएगा, है ना। कोई CGL का CHSL में, CHSL का MTS में, MTS का यहाँ, उसका ऐसे घुमा रहे हैं क्वेश्चंस को। और जिसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर पकड़ मजबूत है, 80% 90% तैयारी उसकी है, जिसने प्रीवियस ईयर सारा अच्छे से कर लिया। तो जो बचा वो 10-20% तो देखो नया उन्होंने डाला है कहीं से, तो वो भी नया नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो थोड़े से कम जानने वाले होते हैं एग्जाम्स, जो कॉमन एग्जाम्स होते हैं ना, वहीं से ही घुमा के कई बार ऑप्शन का क्वेश्चन बना देते हैं, जो मतलब ऑप्शंस में है। तो एक क्वेश्चन का मतलब आपके लिए 4 क्वेश्चन है वो, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। तो एक क्वेश्चन तो आपने कर लिया, एक ऑप्शन जो सही है, बाकी जो 3 ऑप्शन जो बच गए ना, उनसे भी एक एक क्वेश्चन तैयार होता है। उन उन ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे क्या चीज फेमस है या यहाँ पे क्या है ना। जैसे एक साइंटिफिक नेम पूछ लिया आपसे, वैज्ञानिक नाम दे दिया कि भी एक वैज्ञानिक नाम नार्सिसिया करके एक नाम है, ये किसका नाम है वैज्ञानिक नाम? ऑप्शन दे दिए, स्पैरो, पैरेट, पिजन, मतलब चिड़िया का, कबूतर का, तोते का, या फिर रोज का, किसका, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो आपने एक ऑप्शन तो उसमें से सही है मान लो, बाकी की 3 भी तो हैं। चिड़िया का भी तो कुछ साइंटिफिक नेम होता होगा, पैरेट का भी तो होता होगा, है ना, पिजन कबूतर का भी तो होता होगा, तो उनके भी तीनों के साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। पैटर्न सीखो थोड़ा सा, बहुत कुछ है आपको, आपको लगता है आपके पास तो टाइम 1 सेकंड का भी नहीं बचना चाहिए, पता नहीं टाइम निकालते कैसे हो आप लोग। जो टाइम यहाँ पर आपको देते हैं ना शेड्यूल 11-12 घंटे का, उसके अलावा भी आपको तो बहुत टाइम चाहिए, आपके पास इतना कुछ है करने को, बर्डन इतना है। आप लोग सोचो शुरू शुरू में आप लोगों को भी तो कंपटीशन उन लोगों के साथ ही है जो आप किससे पहले पढ़ के भी जा चुके हैं, जो सिलेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो वही पेपर देंगे और आप भी वही पेपर देंगे। ये तो सिर्फ गुरुकुल गुरुकुल की बात है, सिर्फ ये थोड़ी ना कि यही बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ गुरुकुल में। ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप से बच्चे आए, मैं बताओ तैयारी करने, तो वहां भी है ना लोग तैयारी करने वाले। लक्षद्वीप का एक स्टूडेंट था, मैं सिलेक्शन बैच में गई थी मेंटोरशिप के लिए एक बार, तो है बताया था मैंने आपको। तो वहां पे बच्चा था, वो लक्षद्वीप से था, और बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। उसकी डायरी जब मैंने चेक की, बहुत ही शिद्दत से पढ़ने वाला, क्योंकि इतनी दूर से अगर कोई बच्चा आया तो बहुत जेन्युइन बच्चा होगा, पढ़ने वाला, उसको पढ़ने के लिए ही आया होगा इतनी दूर से, है ना। आसपास से आप लोगों को बहुत नजदीक सुविधाएं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को ऐसे लाइटली ले, और बाद में 1 साल बाद आप, ऐसे तो है नहीं कि आपको लगातार यहाँ छोड़ देंगे, चलो अभी 2 साल 3 साल 4 साल जितनी देर पढ़ना है पढ़ो, ऐसा पहले वो छोड़ेगा नहीं कोई घर वाले। और अगर उन्होंने छोड़ भी दिया तो आपके पास इतना स्टेमिना नहीं बचेगा, जो एनर्जी लेवल आज है ना आपके पास, वो 1 साल 2 साल बाद आपको ये सारी चीजें पुरानी पुरानी सी लगेगी ना, आपको खाना पसंद आने लगेगा ना कुछ, ना आपका यहाँ मन लगेगा। फिर आप नए नए बच्चे देखोगे तो आपका मन भी उबने लगेगा यहाँ से, तो आपके अंदर भी वो स्टेमिना नहीं बचेगा तैयारी करने का।
तो यही पीक टाइम है, इसी को ही आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आर या पार की लड़ाई यही है बस जो है, अगर आप सच में जेन्युइनली आए हैं जॉब लेने के लिए। बाकी टाइम पास करने के लिए तो बहुत सारे, नहीं तो इतने सारे बच्चे हैं, सबका ही ना हो जाए। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली सारी डिस्कशन का एक ही सार, एक ही निचोड़ निकला। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना चाहिए। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ये आपका फर्ज है। अब अपने फर्ज को निभाओ या ना निभाओ, ये आपके ऊपर है। नेम है इसका, देखो रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल ओके है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में सेल्स ऑप्शन में ना हो तो दूसरे जगह पे दूसरे इसका वर्ड क्या होगा, कॉर्पस सेल्स, यही था। उसमें ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन था कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, सब खुश हो गए देखकर। जब देखा चार ऑप्शन तो रेड ब्लड तो सभी में था, लेकिन सेल्स किसी भी ऑप्शन में नहीं था। तो सी से सेल्स की जगह पे क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉर्पस सेल्स। कॉर्पस सेल्स हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं तो है ही, लेकिन कोशिकाएं कैसी होती है, कर्ण के आकार की होती हैं, इसलिए इनको कोशिकाएं के अलावा कणिकाएं। सेल्स भी ओके है, गलत नहीं है, बस उसकी जगह पे कॉर्पसल्स वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है। सेम ऐसे ही डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म भी वाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा दूसरा वर्ड क्या यूज हो सकता है, कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स की तो कोई फुल फॉर्म ही नहीं है, लेकिन हाँ प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स के अलावा क्या कहते हैं इसे, आप इसे रक्त बिंबाणु के नाम से जानते हैं। रक्त बिंबाणु या फिर रक्त पट्टिकाणु, इन सब नामों से भी आप इसे जानते हैं। प्लेटलेट्स के हिंदी में ये जो दो नाम और हैं, ऑप्शन में प्लेटलेट्स न देकर ये नाम भी आ सकते। ये तो सिर्फ हमने नेम नेम देखी। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का नाम है बिल्कुल, लेकिन स्पेलिंग गलत है। हाँ, नहीं लिखा अभी तक आपने। इसके एक एक नाम और भी है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का एक एक नाम और भी है। ठीक है, आप लिखिए साथ साथ इसके नाम। आरबीसी का जो दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन में आपको पता है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, आपको पता है कि इसका आंसर आरबीसी है, लेकिन ऑप्शन में आरबीसी कहीं है ही नहीं, तो उसकी जगह दूसरा नाम क्या मिलेगा आपको, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का जो दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है आरबीसी को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके जो दूसरे नाम है। ऐसे डब्ल्यूबीसी का भी एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स, आप इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को आप और किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से, थ्रोम्बोसाइट्स। बताइए कोई समस्या। इन तीनों सेल्स के एक एक नाम और हैं, और ये जो दूसरे नाम जो आप लिख रहे हैं अनदर नेम, ये इनके मेन नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में यही आते हैं। एंटीबॉडीज कौन बनाती है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट, आंसर इज ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। तो इन तीनों सेल्स के दूसरे नाम आपको याद रखने हैं। तीन ही तो सेल्स हैं, तो तीनों का एक एक नाम और है, वो आप याद रखना। मैम फिर से फॉर्म भरने लगे, 8-9 हज़ार वैकेंसी है। देखो कुछ तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, और कुछ आप लोग थोड़ा सा 10% 20% कमी छोड़ देंगे अपनी तैयारी में, तो आपको बाद में अफसोस होगा। कोई फायदा नहीं, जब कर ही रहे हो, घर से दूर भी हो, है ना, पैसा भी लगा रहे हो, खाना भी नहीं घर का नसीब हो रहा आपको, सारी चीजें इतनी मतलब इतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है। तो जब इतना सब झेल ही रहे हो, तो थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा लो, ताकि अपनी तरफ से आप अपना 100% दो, आपको जिंदगी भर अपने आप से तो शिकायत ना रहे कि हमने कोशिश नहीं की, है ना। अब थोड़ा सा और अच्छे से स्ट्रगल कर लोगे तो 1 साल की बात है, उसके बाद तो फिर आपकी जिंदगी में आपको स्ट्रगल की नीड ही नहीं पड़ेगी। हालांकि सेटिस्फेक्शन देखो कहीं नहीं मिलती है, जो जो जितने भी सर्कल में हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जैसे कोई एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स है, वो सब भी यही कहते हैं, वो और अपनी अलग वो करते हैं कि हमारा किस तरह से प्रमोशन हो जाए। जो उनके ऊपर होते हैं तो उनको उनको देख के लगता है कि हम उससे ज़्यादा, तो एटलीस्ट यहाँ से तो बहुत अच्छे लेवल पे हो गए ना आप।
अगर आप एक्साइज, इनकम टैक्स, किसी भी डिपार्टमेंट में जीएसटी इंस्पेक्टर है, कुछ भी है, आप अपनी फैमिली वालों के साथ जाओगे, सिर्फ आपको अपनी पॉकेट से वो कार्ड निकाल कर दिखाना है उसको, कहीं रेस्टोरेंट में कहीं खाना खिलाने के लिए लेकर गए हो अपने फैमिली वालों के साथ, किसी बढ़िया 5 स्टार में। आज आप 5 स्टार में जाना हो आपको, तो आप वहां जाकर खाना भी नहीं खा सकते आज आपकी जो जिस तरह की सिचुएशन पे आप हो, क्योंकि वहां पे आप 10, 15, 20 हजार से नीचे बात मत करो एक टाइम के खाने की, है ना। मैं तो खुद अपनी आप बीती अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ध्यान है 2015 के आसपास की बात है। हम मुखर्जी नगर में जब मेरे फ्रेंड्स के साथ हम ऐसे चले गए घूमने के लिए सीपी वगैरह, तो वहाँ पे है ताज होटल और जितने भी 5 स्टार है ना लगातार वहाँ काफी सारे हैं। तो हम उस टाइम की बात करें, आज तो खैर कहीं भी चले जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी जब आपको घर से ही 10, 12 हजार रुपए मिलते थे महीने का, आपको रेंट भी देना होता था, खाने का भी और अपनी क्लासेस की भी, हर चीज का आपको एक बजट आपके पास होता था। तब बस 1000, 1500 रुपये एक्स्ट्रा होते थे जिसमें आपको दूध, खाना, फल फ्रूट कुछ लेना हो तो बस। उस टाइम पे आप 5 स्टार में चले जाओ, वहां आप कहाँ आप खा पाएंगे कुछ ऐसा। तो हम बस देखने गए थे कि बाहर बाहर से है ना देख के आएंगे, हम 3, 4 लड़कियां थी ऐसे ही। तो हम घूमने गए, हाँ से लोअर टी शर्ट पहन के ऐसे ही घूमने गए थे बस, क्योंकि पढ़ पढ़ के ना उस दिन पूरे वीक का हमने टारगेट बनाया, पढ़ा अच्छे से। एक दिन फ्री टाइम था जैसे आप लोग की छुट्टी होती है ऐसे ही हम घूमने गए वहां पर। जब वहां पर गए तो हमने ऐसे चले गए बाहर से, बाहर ही इतना बड़ा उसका वो था, जब पैलेस टाइप बना हुआ था कि आप देखते रहो, इतना इतनी मतलब दूर दूर तक फैला हुआ था। फिर जैसे तैसे हम अंदर गए, अंदर गए हम ऐसे चले गए, हमें लगा पता नहीं सारे अलग अलग गेट लगे थे, पता नहीं कहाँ से एंट्री कहाँ से नहीं। तो जब हम एंट्री करी तो अंदर जैसे रिसेप्शन था, रिसेप्शन ऐसे तब जैसे पता नहीं किसी बड़े से बंगले में आ गया, मतलब वैसे देखने लायक चीज थी। तो हम ऐसे घूमते रहे, हमें डर भी था कोई हमारी हालत देख के हम ऐसे ना कर दे बाहर जाओ यहाँ से, कौन है कौन आगे कौन। लेकिन हमने फिर भी कॉन्फिडेंस बना के रखा, क्या हो गया हम कुछ ना कुछ खा लेंगे, यहाँ पे कुछ होगा रेस्टोरेंट, कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे। तो ऐसा सोच के हमने क्या किया, हम एंट्री कर ली हमने। अब अंदर घूमते गए तो उधर उस साइड तो आगे ना कहीं ऐसे ट्रॉली, बहुत सारे वेटर आ रहे हैं जा रहे हैं, वेटर भी वेटर नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे बड़ी मैनेजर की पोस्ट पे होंगे। और वो जा रहे थे रूम्स में सर्विसेज वगैरह करने के लिए, इस साइड रेस्टोरेंट बना हुआ था। तो हम गलती से गेट गेट के वहां तक तो पहुंचे, लेकिन अभी हम सोच रहे थे, डिसीजन करते अभी हम कि अंदर जाएं या ना जाएं, देख के बस हम वापस जाने वाले थे। लेकिन वो गेट के ऊपर ही वो खड़े रहते हैं पहले से ही 2 लोग, तो उन्होंने एकदम से गेट खोला, वेलकम वेलकम किया। अब मेरा ये तो इज्जत बेइज्जती का सवाल हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो हमने एंट्री तो कर ली, एंट्री करो तो इतना बड़ा अंदर से रेस्टोरेंट, बैठने की सीटिंग और लाइटनिंग्स बहुत बढ़िया बना हुआ ऐसा, देख के भी ऐसे लगे 2 मिनट देखे। अब हम देखते रह गए, वो हमें देख रहे और हम ऊपर देख रहे कि ये क्या क्या है यहाँ पे कैसा है। और हमें इतना सोचने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने कि हम सोचें हम वापस जा पाए। हम जाते ही वो चेयर, उन्होंने वेटर चेयर खींच कर ऐसे खड़े हो गए, बैठो भाई यहाँ पर। और जैसे ही हम बैठ गए, डरते डरते हम तीनों चारों बैठ तो गई जैसे तैसे। अब बैठने के बाद उन्होंने वो कपड़ा कपड़ा छांट के ऐसे, हाँ हमारे यहाँ कपड़ा लगा दिया, यहाँ पे बिछा दिया, ऐसे ऐसे टेबल और वो रख दी उन्होंने, वो प्लेट्स और ऐसे छुरी कांटा रख दिया कि जैसे अभी पता नहीं क्या कुछ ऑर्डर करेंगे। हमने एक दूसरी तरफ आंखों से बातें की कि कितने हैं तेरे पास, कितने हैं। तो किसी के पास 150, किसी के पास 200, किसी के पास 300 रुपए। पैसे कुल मिलाकर हमारे पास 1000 रुपए भी नहीं है चारों के पास मिलाकर भी। और वहां पे चाय भी हमने देखी, वहां पे हमने कहा चाय ऐसे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं सबसे कम उसका हो। तो 4 कप तो चाय भी नहीं आती 1000 रुपए में भी वहां पे। तो वहां पे जब हमने देखा कोई सबसे हल्के, और नाम ऐसे डिशेस के नाम पढ़ने भी नहीं आ रहे थे हमें कि क्या है क्या नहीं है, ऐसे ऐसे नाम थे उसमें, है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए उसके अंदर नाम। उसको मेन्यू ही ऐसा था इतना बड़ा कि मेन्यू भी हम नहीं पढ़ पा रहे थे पूरा। तो जैसे तैसे लास्ट में हमने सिर्फ मेन्यू डिशेस की तरफ नहीं देखा, हम सिर्फ रेट की तरफ देखते जा रहे थे, जो सा सबसे कम रेट वाला होगा उसके सामने देखेंगे क्या लिखा है। और कुछ समझ में आ गया तो हम ऑर्डर करें, अब इज्जत बेसी बैठ तो गए हैं, उसने वो कपड़ा सा बांध दिया, अब कुछ ना कुछ मंगवाना पड़ेगा। तो देखा तो लास्ट में हमने कॉफी का वो ऑर्डर किया, कॉफी का कॉपी। तो वो कॉफी का 850 रुपए का था वहाँ पे। और प्लस हमें ये भी था कि 850 तो जैसे जैसे हम इकट्ठे कर लें, कभी ये एक्स्ट्रा जीएसटी वीएसटी कुछ लगा ना दे, कुछ ऐसा टैक्स टैक्स वगैरह कि हम भर ही ना पाए, फिर हमारे साथ क्या होगा, हमारा खून आएगा बचाने। तो उस दिन, हाँ उस दिन ऐसी सिचुएशन हो गई। आज वो हमारे लिए हंसी हंसी आ रही है हमें उस बातों पर, लेकिन वो सोचो वो जो जोन था उस टाइम पे हमने स्ट्रगल ना करते ना कुछ करते तो आज ऐसे ही वही सेम सिचुएशन रहती। समझ रहे हैं, तो बहुत कुछ है, ये तो हम सिर्फ वैसे मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर आप कहीं जाएं किसी अच्छी पोस्ट पे हैं और वहां पे आपने सिर्फ अपना कार्ड दिखाया, तो रेस्टोरेंट वाले, वही रेस्टोरेंट वाले आपको बिठाकर आपकी फैमिली वालों को या आप जिसके साथ भी गए हो, आपकी जो खातिरदारी करेंगे वो तो अलग, प्लस आपसे कोई बिल भी नहीं लेंगे क्योंकि उनको भी अपना है ना। जब आप किसी एक साइज में किसी अच्छे डिपार्टमेंट में हैं तो वो जो रिस्पेक्ट मिलेगी ना, तो आपको उस टाइम पे फील होगा कि हाँ हमने जो मेहनत की वो सक्सेसफुल हो गए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, चलिए आगे।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मोटिवेशन रहता है ना, ये जो चीजें फीलिंग रहती है कुछ टाइम के लिए रहती है। थोड़ी देर बाद अगली 5:30 के बाद आप फिर खेलने जाएंगे, भूल जाएंगे क्या, अरे चले जाएंगे 5 स्टार को, कौन सी बड़ी बात। चलिए आगे बढ़ते। 3 टाइप की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जब ये सेल्स हैं तो ये कहीं ना कहीं, अब सुनेंगे अब इसके बाद, ये जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों का जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो ऐसे ये तीनों सेल्स हैं, ये सेल्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बनती भी हैं, और बनने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि इनकी मृत्यु, डेड भी हो जाती है सेल्स, बस अब बाहर आए भावनाओं से। तो ये सेल्स बनती भी हैं और मरती भी हैं। तो सेल्स बन भी रही हैं, कहाँ बनती है वो भी देखेंगे, और ये मरती कहाँ पर है, यानी कि ये सेल्स बनेंगी तो इनकी मृत्यु भी निश्चित है। क्लियर है? तो अब ये बनती कहाँ पर है, तीनों की तीनों जो सेल्स है ना, आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल्स कहाँ बनती है हमारी बॉडी में, बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो को आप हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। तो इसी अस्थि मज्जा में ही आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों की तीनों सेल्स कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो कहाँ होता है, बोन्स में। जितनी भी हमारे शरीर की लंबी हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, इन बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, और उस बोन मैरो में सेल्स बनती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट। आपने सुना होगा एक ऐसा केस हुआ था अभी 2-3 साल पहले कि एक बुजुर्ग सी लेडी थी, उसने अपना बोन मैरो अपनी पोती कोई पता नहीं पोते को किसको, उसको डोनेट किया था, क्योंकि उसका बोन मैरो खराब था। उसकी तो पूरी जिंदगी थी, उसके जो भी पोता था या जो भी पोती, उसका तो पूरी जिंदगी बड़ी थी। और वो जो ओल्ड सी लेडी थी, उसने अपना बोन मैरो, अब उसकी जो दादी थी, उसने अपना बोन मैरो उस बच्चे को डोनेट किया, और सक्सेसफुली ऑपरेशन में सक्सेसफुल हुआ, और वो बोन मैरो उसको डोनेट करने के बाद उसकी बॉडी में सेल्स बनना स्टार्ट हो गए। बोन्स में जो लॉन्ग बोन्स होते हैं ना, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो। ये भी आगे पढ़ोगे आप, जब बोन सेल चैप्टर पढ़ोगे, बोन मैरो भी व्हाइट बोन मैरो, येलो, अलग अलग होता है बोन्स में। हाँ, बॉडी कहाँ होती है, बॉडी बोन्स कहाँ होती है, आपके पूरे शरीर में ही होती है बोन्स, ऐसे नहीं ना। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, बोन मैरो जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके अंदर जनरली वहां पर सबसे ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस होती है। रीढ़ की हड्डी बहुत सेंसिटिव क्यों होती है, क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड होती है। हाँ, अच्छा, आरबीसी का जब टाइम पूरा होगा तो ये मरेंगी, कहाँ मरेंगी, स्प्लीन में। एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीन। हिंदी में आप इसे स्प्लीन भी कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं, और तिल्ली भी कहते हैं, ये सभी नाम है इसके। छोटे सा पार्ट होता है ये स्प्लीन। कहाँ होता है हमारी बॉडी में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में कहाँ होता है, लेफ्ट किडनी के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। ये लेफ्ट साइड में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था स्टमक होता है, स्टमक अमाशय, उस अमाशय के ठीक पीछे नीचे की तरफ, और या फिर लेफ्ट किडनी के ऊपर, एक ही बात है, लेफ्ट किडनी के ऊपर या अमाशय के नीचे। इन इसके पार्ट ये जो होता है ना, इसके बीच में छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम प्लीहा कहते हैं। इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आरबीसी जितनी भी है, सिर्फ आरबीसी की बात हो रही है, जितनी भी रेड ब्लड सेल्स हैं, जब ये मरेंगी, जब इनका टाइम पूरा हो जाएगा और मरने का समय आएगा, तो ये कहाँ पर इकट्ठा होंगी, प्लीहा में इकट्ठा होंगी। जब हमारी इंसानों की डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडीज को दफनाने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं, कब्रिस्तान में। तो इसी स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। व्हाट इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ कब्रिस्तान, बताइए इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप उसे, ग्रेव यार्ड। तो ये आपसे ये भी पूछा हुआ कि आरबीसी का कब्रिस्तान, या एक आधे पेपर में क्वेश्चन में कब्रिस्तान की जगह कब्रगाह लिखा रहता है, तो मीनिंग सेम ही है। आरबीसी की कब्रगाह या कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, जहां वो मरेंगी। और कहाँ मरती हैं वो, स्प्लीन में मरती है प्लेन। क्या डब्ल्यूबीसी के भी मरने का कोई पर्टिकुलर स्थान है, नहीं, ये काम करते करते डब्ल्यूबीसी ब्लड में ही मर जाती हैं। ऐसे ही प्लेटलेट्स का भी मरने का कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, मरने का सिर्फ स्थान है तो वो किसका है, स्प्लीन का है, प्लीहा का है। क्यों, इसका आरबीसी का है, क्यों, क्योंकि आरबीसी की संख्या ही इतनी ज्यादा होती है, आरबीसी की संख्या ही इतनी ज्यादा होती है। कितनी होती है, नंबर ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, नंबर, आरबीसी कितनी होनी चाहिए हमारे ब्लड में। आपसे कोई पूछे आपके अंदर कितना ब्लड होता है तो क्या बोलेंगे, 5 से 6 लीटर। याद है नहीं बात सभी को, लीटर्स में हम मापेंगे। तो अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज हम मानते हैं 5 लीटर ब्लड है किसी के अंदर,
और आप सभी जानते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 ml होते हैं। तो ऐसे ऐसे 5 लीटर पूरे ब्लड में 5000 से 6000 ml हो जाएगा। 5 से 6 लीटर का मतलब 5000 से 6000 ml मिलीलीटर होता है, यही मतलब है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इस 5000 में से सिर्फ हम 1 ml ब्लड लेंगे, 1 मिलीलीटर ब्लड लेंगे और उस 1 ml ब्लड में कैलकुलेट करेंगे कि कितनी आरबीसी होती है, कितनी डब्ल्यूबीसी और कितनी प्लेटलेट्स होती है। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ 1 ml ब्लड के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और आरबीसी जो होती है ये होती है 40 से 50 लाख 1 ml ब्लड में सिर्फ। और इसी को ही आप मिलियंस में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 4 से 5, क्योंकि आप सभी जानते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, एक मिलियन मतलब कितने व्यूज होते हैं? 10 लाख। तो 4 मिलियन का मतलब 40 और 5 मिलियन का मतलब 50 लाख। तो कई बार मिलियंस में ऑप्शन आ जाता है, कई बार लैक्स में आ जाता है, तो दोनों का मतलब तो सेम ही है। 40 से 50 लाख या फिर 4 से 5 मिलियन, ये होती है आरबीसी की संख्या। 1 ml ब्लड में है ये, सिर्फ ओनली इन 1 ml पर ml। लेकिन डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो ये कितनी होती है बताओ? आपके हिसाब से आरबीसी से ज्यादा होंगी, कम होंगी? कितनी कम? 15-16 लाख। कितने लाख? 4 से 5 लाख। भगवान ना करे कभी भी किसी की इतनी डब्ल्यूबीसी हो। 15,000। 10 से 15 लाख, ठीक ठीक लगा लो है। 6000 किसके हैं? 6000 है। यस, सुनिए, ब्लड नॉर्मली ब्लड टेस्ट हर किसी का हो रखा होगा, एक ना एक बार तो जरूर, कभी ना कभी आपको कभी कोई मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या कुछ भी ऐसा होगा, नॉर्मल ब्लड टेस्ट कभी कराया होगा, तो उसमें हीमोग्लोबिन भी पता चलता है कितना होता है, और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब पता चल जाता है। तो नॉर्मली जो ये डब्ल्यूबीसी है, जो भी हंस रहे थे उस पर, जो 6000 आंसर करा था 10,000, तो इतनी ही होती है, 4000 से लेकर लगभग 10,000 इतनी पर ml। ठीक है। और कई जगह पे इसी को ही 6 से 8,000 भी लिख देते हैं। तो इसी के बीच में रेंज होती है, 4000 से 10,000 1 ml ब्लड में जो है इतनी होनी चाहिए। और 4 से 10 के बीच में भी जो मेजोरिटी जो होती है वो ज्यादातर 6 से 8,000 में ही रहती है। तो ये होनी चाहिए नॉर्मल। देखो ये मिलियंस में है और वो सिर्फ कुछ हजार है ना। अगर यही यही जो डब्ल्यूबीसी लाखों में पहुंच जाएंगी तो उसको ब्लड कैंसर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ब्लड कैंसर यही है जब डब्ल्यूबीसी अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड बढ़ जाती है, लाखों की तादाद में बढ़ जाती है, 1 लाख क्रॉस करते ही ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है। और दूसरी रही बात प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स तो पता होना चाहिए सभी को कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 3.5 लाख या 4 लाख, कितने ब्लड में? वही पर ml, 1 ml ब्लड, 1 ml ब्लड में 1.5 से 4 लाख होनी चाहिए नॉर्मली प्लेटलेट्स। ठीक है, संख्या सबको क्लियर हो गई। तो सबसे ज्यादा मात्रा में आप देख रहे हैं क्या है? आरबीसी। तो सबसे ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए इसके मरने का एक पर्टिकुलर स्थान बनाया गया है, क्योंकि सारी की सारी ब्लड में मरेंगी तो ब्लड में डेड सेल्स ही घूमती रहेंगी फिर तो इसके लिए अलग से जगह बनाई है। और इस आरबीसी में बहुत सारी काम की चीजें होती हैं, अगर आप सुन रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, ये चीजें बुक्स में नहीं लिखी हुई मिलेंगी आपको। इस आरबीसी में बहुत सारे काम की चीजें होती है, जैसे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसकी बातें। तो सारी काम की चीजों को दोबारा से रीयूज भी करना होता है। रीयूज मतलब दोबारा से बॉडी को, आयरन है एक बार यूज हो गया, दोबारा भी तो यूज होगा ना वो। तो उसको यूज करने के लिए ही एक जगह पे पर्टिकुलर आरबीसी जाएंगी, और जो वेस्ट पार्ट होगा वो तो बाहर आ जाएगा किडनी से फिल्टर होके, और जो दोबारा यूज करने की चीजें होंगी वो वापस से ब्लड में मिल जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए प्लीहा में जाकर मरती हैं आरबीसी, जबकि ये तो थोड़ी थोड़ी होती है तो ब्लड में ही मर जाती हैं, और जो मरी हुई सेल्स होती हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं ब्लड से। अब लास्ट पॉइंट ये है कि ये जब बन गई और मर भी गई तो कितने टाइम तक ये सही से काम करती हैं? जैसे इंसानों की बात करें, इंसान का जन्म भी है और उसकी मृत्यु भी है, लेकिन कितना टाइम तक उसकी जीवन होता है, ऐसा कोई फिक्स तो होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम जितने भी सब यहाँ बैठे हैं, हम सबकी जो एज है वो सबकी सेम ही होगी जब डेथ होगी, ऐसा तो कुछ नहीं, किसी की कभी किसी कभी। ओवरऑल पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में बात करें तो कोई ऐसे भी पैदा होते ही मर जाते हैं, और कोई ऐसे भी जो 100-100 साल से भी ज्यादा क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन हमें एक ही आंसर देना हो कि इंसानों की औसत आयु क्या है, तो क्या आंसर देंगे?
70, 60, 65, 120, 100, 120 किसकी है? 100 साल का इंसान। आपने तो फिर भी देख लिया, आपसे आगे आने वाली पीढ़ी देख ले, आप 100 साल का तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 80 80 भी नहीं है। हाँ, इसका सही आंसर है 60 से 65, 60 to 65, 60 से 65 है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी हम सब 60 से 65 के बीच में मरेंगे, कुछ बाद में भी, कुछ एक्स्ट्रा भी जी जाएंगे, कुछ पहले भी, है ना। एवरेज 60 से 65 है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी एज में मर रहे हैं। पहले होता था, पहले, आज आप अब आपसे पहले वाली जनरेशन, आपने तो फिर भी देख लिया 100 साल का कोई ना कोई। लेकिन आज की डेट में अगर आपको कोई 150 साल का इंसान मिले तो आपके लिए हैरानगी की बात होगी बहुत बड़ी। 150 160 साल का कोई इंसान पॉसिबल नहीं है आपके लिए। लेकिन आपसे थोड़े साल पहले, यानी कि 30 35 40 साल पहले, पहले वाली जो जनरेशन है, 2 पीढ़ियां छोड़कर, उनके लिए बहुत आम बात थी। 130 140 साल, 150 नॉर्मल थी। ऐसे करते करते हम जाएं तो ऐसा पुराणों में लिखा है, गरुड़ पुराण आपने नाम सुना होगा उसमें। तो उसमें लिखा है कि इंसानों की जो सबसे पहले जो एज हुआ करती थी, 1 लाख साल हुआ करती थी। 1 लाख साल। ये 4 युग होते हैं, सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता युग। तो सबसे पहले तो इतनी हुआ करती थी, फिर अगला युग युग चेंज हुआ, एक जीरो हट गई, यानी कि 10,000 साल रह गए। तो वो कैसे 10,000 साल, उनको उस टाइम पे भी ऐसे ही लगते थे जैसे आज आपको 100 साल लगते हैं। उसी 10,000 साल में वो सारी एजेस कवर करते थे। उसमें फिर वो अपना ग्रस्त जीवन भी जी लेते थे, और पहाड़ों में कई कई साल तक तो वो पहाड़ों में तपस्या करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा युग आया, तो उसमें फिर एक जीरो हट गई, यानी कि 1,000 साल एज रह गई। और अब जो लास्ट कलयुग है, इस कलयुग में भी 2 युग है, करयुग और एक कलयुग है। तो कलयुग तो अभी और आएगा, अभी तो करयुग है। तो इसके अंदर अब एक जीरो हट गई, यानी कि 100 साल आप मानते हैं। 100 साल तो आपने देखे होंगे, आप देख लो, बिल्कुल अंत जब होगा इसका, तो एक जीरो और हटा दो। तो इसका मतलब 10 साल भी उसको, 10 साल भी 100 साल के बराबर लगेंगे उस टाइम पे। सोचो 10 साल एज ही उसकी 10 साल होगी, तो उसको 2 3 साल 4 साल का बच्चा होगा, उसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्या लव लव लेटर होता है, क्या है। 5 साल में उसकी शादी हो जाएगी, 6 7 साल की उम्र में उसके बच्चे हो जाएंगे, और 9 साल 8 9 साल में उसकी बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी। बट एसएससी के फॉर्म भरने की एज क्या होगी उस टाइम पे, तब आप देख लो। ऐसा ही होगा जब अंत होगा। है, टाइम हो गया। लिखेंगे आरबीसी में, आरबीसी की कार्यकाल अवधि कितने टाइम तक। देखो अब इंसानों को प्रॉपर तो नहीं पता, लेकिन 60 से 65 हम मान रहे हैं एवरेज। तो ऐसे ही आरबीसी का भी एक एवरेज हम एज लिखेंगे, जो मैं एग्जाम में सीधा सीधा मार्क कर रही हैं। पर जरूरी नहीं कि सारी इसी एज में मरे, कुछ पहले भी कुछ बाद में भी मर सकती हैं। इसका एवरेज जो टाइम पीरियड है दैट इज 120 डेज, 120 दिन इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, कुछ 120 दिन से पहले भी मर जाती है, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी का टाइम पीरियड सिर्फ कितना है, 2 to 4 डेज। 2 से 4 दिन, हर दूसरे तीसरे दिन नई पुरानी मर जाती हैं, नई बन जाती हैं। और प्लेटलेट्स का टाइम पीरियड लगभग 1 वीक के आसपास है, यानी कि 7 to 10 डेज। हर हफ्ते जो नई प्लेटलेट्स हैं वो बनती हैं, और पुरानी वाली क्या हो जाती हैं। क्लियर है। तो ये हमने अभी तक, हमने सिर्फ बेसिक बेसिक बातें करी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और किसकी, प्लेटलेट्स की। कौन सा नाम रह गया। यस, बोन मैरो। आरबीसी बनती कहाँ है, बोन मैरो में। इसका भी आंसर बोन मैरो, इसका भी बोन मैरो, इसका भी बोन मैरो, तीनों में ही बोन मैरो है। ठीक है। कोई समस्या, समस्याएं तो बहुत है जीवन में, पर इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या क्लियर होगी, जितनी बातें अब तक बताई हैं। अब आपका बच्चा क्या है वो और सुन लो, फिर हम बाद में अगली क्लास में देखेंगे। सुनिए अब, आपने आरबीसी,
आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के पहले फुल फॉर्म देखी, फिर आपने इन तीनों के नाम देखे, फिर आपने कहाँ बनती है वो देखी और कहाँ मरती है वो देखी, फिर आपने देखा कितनी कितनी संख्या में बनती हैं और फिर इनका टाइम पीरियड कितना होता है। अब मुद्दे की बात जो रह गई है वो दो हैं। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? एक तो ये जानना है हमें इन तीनों सेल्स का कार्य क्या है, आरबीसी क्या काम करती है जो इतनी सारी बनती हैं, कुछ तो फंक्शन होता होगा इसका। और दूसरा, अगर आरबीसी की कमी हो गई तो क्या रोग हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो क्या कुछ डिजीज हैं जो इनकी वजह से होती हैं, उन बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और इसके फंक्शन के दो ही पॉइंट रह गए हैं और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करती हैं और ये इनकी कमी हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी तो इससे क्या क्या रोग होंगे, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बस।